देखिए, दुनिया में कई सारे अलग-अलग देश हैं और हर देश की अपनी एक सरकार है और ऐसे ही हर सरकार के नॉमिनेशन के लिए होती है पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम होता है कहीं पे तो कहीं पे टू पार्टी सिस्टम। पर आखिर ये वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम है क्या? क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करिए। इससे पहले हम किसी पार्टी सिस्टम की बात करें, आइए एक चीज़ जानते हैं। आपने दो शब्द बहुत बारी सुने होंगे, एक लेफ्ट विंग पार्टी और एक राइट विंग पार्टी। तो आखिर क्या होता है लेफ्ट विंग पार्टी और राइट विंग पार्टी? देखिए, अगर बात करें राइट विंग पार्टीज़ की, तो राइट विंग पार्टी ज़्यादातर उन पार्टीज़ को बोला जाता है जिनका एजेंडा नेशनलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के कंजर्वेशन, बिलीफ्स के कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। इनका मेन फोकस रहता है कि कैसे देश के लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व किया जाए, आर्मी को मजबूत किया जाए, इकोनॉमिक मार्केट को लिबराइज किया जाए, नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाए और कैसे ट्रेडिशनल बिलीव्स वगैरह को कंजर्व किया जाए। तो अगर बात करें इंडिया में, इसका प्राइम एग्जांपल है बीजेपी पार्टी। और वहीं अगर मैं बात करूं लेफ्ट विंग पार्टीज़ की, तो लेफ्ट विंग पार्टी ज़्यादातर उन पार्टीज़ को बोला जाता है जिनका एजेंडा इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के आसपास डिपेंड करता है। इनका मेन फोकस ये रहता है कि कैसे सबको उनका हक दिलाया जाए। तो इसका मेन एग्जाम्पल इंडिया में है आम आदमी पार्टी। अगर बात करें सिंगल पार्टी सिस्टम की, तो सिंगल पार्टी सिस्टम उस देश के सिस्टम को बोला जाता है जहां सिर्फ एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं तो एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। इसका प्राइम एग्जांपल है चाइना, जहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के पोस्ट इंडिपेंडेंस से ही वहाँ की सरकार बनी हुई है और उसके खिलाफ कोई भी अगर खड़ा होता है तो उसको या तो मार दिया जाता है या फिर खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है। तो अगर बात करें इस पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस की, तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये आता है कि इस पार्टी सिस्टम से स्टेबिलिटी आती है गवर्नमेंट में। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ सरकार को कोई भी लॉ या ऑर्डर पास करने के लिए बहुत ऑपोजिशन फेस करना पड़ता है। अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो यहाँ कोई अगर अच्छा लॉ भी होता है गवर्नमेंट के लिए, तो ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करवा के उस लॉ को लाने के लिए मना करवा देती है। और अगर वहीं बात करें सिंगल पार्टी सिस्टम्स की, तो वहाँ पे कोई ऑपोजिशन में होता नहीं है, जिस वजह से लॉज और ऑर्डर्स लाना बहुत ईजी हो जाता है। इस वजह से गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी आती है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इससे एक यूनिटी आती है। अगर मान लीजिए एक ही पार्टी है तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं होगा, लोगों के बीच कोई पॉलिटिकल वॉर ही नहीं होंगे, जिस वजह से लोगों को जो सरकार बोल रही है वो मानना ही पड़ेगा। पर इससे ये एक मोनार्की या डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम भी बन जाता है। अगर ऐसे सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है लैक ऑफ ऑपोजिशन। इसमें सरकार जो भी लॉ या ऑर्डर निकाल रही है, लोगों को वो मानना पड़ेगा। अगर आप उसके खिलाफ ऑपोजिशन करते हो तो आपको मारा पीटा या जेल में भी डाला जा सकता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज आ जाता है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। लोगों को अगर अपने हक की कोई बात रखनी है तो उनको रखने के लिए कोई है नहीं, कोई उनको सरकार के पास जाके बोलने वाला नहीं है, और अगर कोई बोलता भी है तो सरकार तो वही करेगी जो वो चाहती है। तीसरा मेजर डिसएडवांटेज आ जाता है करप्शन। जिस सिस्टम में सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहाँ करप्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ सरकार को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वहाँ पे अगर कोई करप्शन करता भी है तो कौन ही उसको जाके मीडिया में बताएगा। वहाँ पे मीडिया हाउसेस सारे के सारे सरकार के अंडर होते हैं। चौथा मेजर डिसएडवांटेज आता है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। जिस कंट्री में सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करती है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ सरकार को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप राइट टू वोट जैसे राइट्स तो छोड़ दीजिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स जैसे राइट टू लाइफ का भी वायलेशन होता है। सरकार किसी को भी चाहे तो मार सकती है, किसी को भी चाहे तो जेल में डालकर पीट सकती है। अब बात करते हैं टू पार्टी सिस्टम की। तो टू पार्टी सिस्टम एक तरह का सिस्टम होता है जहाँ सिर्फ दो पार्टीज एग्जिस्ट करती है, या नहीं तो दो पार्टीज पावर में रहती हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है यूएस। यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी पिछले बहुत सालों से डोमिनेट करती आ रही हैं और यही दो पार्टीज ऑल्टरनेट करती हैं एक दूसरे के बीच में। यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी एक लेफ्ट विंग पार्टी है, वहीं पे यूएस की रिपब्लिकन पार्टी एक राइट विंग पार्टी है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो करंट यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा है। उनसे पहले वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा थे और उनसे पहले वाले प्रेसिडेंट बैराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थे। अब अगर ऐसे सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करूं, तो सबसे बड़ा एडवांटेज आ जाता है फेयर चॉइस का। यहाँ पे लोगों को एक फेयर चॉइस मिलती है कि या तो उनको बिल्कुल लेफ्ट विंग होके वोट देना है या राइट विंग होके वोट देना है। उनके पास ऑप्शन भी होता है और इतने भी ऑप्शंस नहीं होते कि वो कंफ्यूज हो। दूसरा इसका एडवांटेज आता है स्टेबिलिटी।
जब दो पार्टीज एक दूसरे के बीच में ऑल्टरनेट करेंगी तो एक स्टेबिलिटी आती है और एक ट्रांसपेरेंसी आती है, गवर्नमेंट में करप्शन होने का कम चांस होता है। तीसरा इसका मेजर एडवांटेज आ जाता है अकाउंटेबिलिटी। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत काम करती है तो ऑपोजिशन पार्टी उनको अकाउंटेबल ठहरा सकती है। इससे लोगों के व्यूज़ और उनकी हक की बातें सामने आ सकती हैं। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आता है कि एक लिमिटेड चॉइस होती है। लोगों को अगर दोनों पार्टीज के एजेंडा पसंद नहीं आ रहे हैं और उनको अपने हक की कोई और बात रखनी है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है, तो उनको मजबूरन उन दोनों पार्टीज में से ही किसी एक को वोट देना पड़ता है। अब लास्टली अगर हम बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो मल्टी पार्टी सिस्टम एक तरह का सिस्टम होता है जहाँ कई सारी पार्टीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। इसमें किसी को भी हक होता है कि वो अपनी एक पार्टी बना सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। हाँ, पर कुछ एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अगर आप उन्हें फुलफिल करते हैं तो आप अपनी पार्टी बना सकते हैं। ऐसे पार्टी सिस्टम का प्राइम एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में 56 स्टेट पार्टीज और 6 नेशनल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है डेमोक्रेसी। जिस सिस्टम में मल्टीपल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं वहाँ लोगों को एक ब्रॉडर चॉइस मिलती है कि वो अपने हक का लीडर चूज कर सकें। जिसका एजेंडा उनको पसंद आ रहा है वो उसको लीडर बना सकते हैं। दूसरा मेजर एडवांटेज आ जाता है ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपको सरकार की कोई बात नहीं पसंद आई, तो आप जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए वो पार्टी भी आपका एजेंडा फुलफिल नहीं कर पा रही, तो आप अपनी खुद की पार्टी भी बना सकते हैं। बस आपके पास उतना सफिशिएंट फंड होना चाहिए और आप इसी है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने चाहिए, तो आप अपनी पार्टी भी बना सकते हैं अपना एजेंडा पेश करने के लिए। तीसरा मेजर एडवांटेज आ जाता है इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। जब ज़्यादा पार्टीज होती हैं तो हर गवर्नमेंट को अपनी कुर्सी बचाने की वो लगी रहती है, जिस वजह से गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, ताकि कोई भी दूसरी पार्टी ये उठ के ना बोल दे कि आपने कुछ गलत करा है। चौथा मेजर एडवांटेज आ जाता है इंक्रीज पार्टिसिपेशन। ज़्यादा पार्टीज होने से और एक पॉलिटिकल फ्रीडम होने से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से कई बार लोगों को फ़ायदा भी होता। लास्टली बहुत बड़ा एडवांटेज ये आता है कि गवर्नमेंट को कोई भी लॉ या ऑर्डर पास करने से पहले सबकी अनुमति लेना ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट किसी पे भी अपने एक्शंस को फोर्स नहीं कर सकती है। देखिए, ये तो बात रही इसके एडवांटेजेस की। अब बात करते हैं इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की। तो इस टाइप के सिस्टम की मेजर डिसएडवांटेज आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जिस कंट्री में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं वहाँ गवर्नमेंट को कोई भी रूल या लॉ लाने से पहले सबकी अनुमति लेना ज़रूरी है। और मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट अच्छा लॉ ला रही है और ऑपोजिशन का एजेंडा फुलफिल नहीं हो रहा है उस लॉ से, तो ऑपोजिशन नारे या प्रोटेस्ट लगवा के वो लॉ को लाने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स करके मना करवा सकता है, जिस वजह से अच्छे लॉ भी आने से रुक जाते हैं। दूसरा मेजर डिसएडवांटेज आ जाता है लिमिटेड टाइम फॉर प्लान ऑफ एक्शन। देखिए, जिस कंट्री में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और हर 5 साल में गवर्नमेंट बदली जा सकती है, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको अपना प्लान ऑफ एक्शन कैरी आउट करने के लिए लिमिटेड टाइम होता है। मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट निकालना है जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, लगभग 10 या 15 साल ले सकता है, तो गवर्नमेंट उसको करवाने के लिए पीछे हटेगी, क्योंकि 5 साल बाद तो फिर इलेक्शन होने, क्या पता कि इस बारी गवर्नमेंट नहीं जीत पाए ये वाली, जिस वजह से डेवलपमेंट का रेट स्लो हो जाता है और फ्यूचर की प्लानिंग कम हो जाती है। तीसरा मेजर डिसएडवांटेज आ जाता है मनी पॉलिटिक्स। जिस कंट्री में 5 साल में इलेक्शन होने वाले हो और इतनी सारी पार्टीज के बीच में होड़ लगी हो कुर्सी के लिए, वहाँ पे हर नेता और हर पार्टी बहुत सारा पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। इंडिया की ही बात करें तो यहाँ पे नेता करोड़ों करोड़ों फूंक देते हैं सिर्फ एक बार ही अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, जिस वजह से करप्शन भी बहुत होता है और डेवलपमेंट भी स्लो हो जाती है। लास्टली मेजर डिसएडवांटेज आ जाता है इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। मान लीजिए अभी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई पॉलिसी निकाली जो उनके रीजन या उनकी कम्युनिटी के लोगों को फेवर करती है, और नेक्स्ट टर्म में वो गवर्नमेंट फॉल कर जाती है और उसकी जगह पे न्यू गवर्नमेंट बनती है। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो उस पॉलिसी को नहीं मानती और उस पॉलिसी को वैनिश कर देती है, जिस वजह से जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया है उनका पैसा भी डूब जाता है और उनको कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इस तरह से इनकंसिस्टेंट पॉलिसी से चलते वोटर्स का बहुत नुकसान होता है। ये था अबाउट पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर सिस्टम्स। आपको कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट लगता है?
वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम? अपने विचार कमेंट करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल थिंक टाइम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।